बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर का नेम है यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? गैशियस का मतलब होता है गैसों का और एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला करना। यानी कि गैशियस एक्सचेंज में क्या किया जाता है, इसमें गैसों का तबादला किया जाता है। अब कौन सी गैसों का तबादला किया जाता है? आपको पता है हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, उसको इनहेल करते हैं बॉडी के अंदर, और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं उसको एक्सहेल करते हैं। यानी कि जब सांस को अंदर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, और जब सांस को खारिज करते हैं तो उस दौरान क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो गैशियस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि बाहर से इन्वायरमेंट से हवा को बॉडी के अंदर लेके जाना और उससे ऑक्सीजन लेना, और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को उसी हवा के जरिए बॉडी से बाहर खारिज कर देना। इसमें आपने पौधों में गैशियस एक्सचेंज भी पढ़ा है, इंसानों में गैशियस एक्सचेंज भी पढ़ा है। अब हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर है, उसकी हेडिंग है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुताबिक जो बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसानों का, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? इंसानों में रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले आपने देखा था नेजल कैविटी आती है, देन फेरिंग्स है, उसके बाद लेरिंग्स है, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया जब डिवाइड होते हैं तो ब्रोंकाई बनती है, ब्रोंकाई डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स मज़ीद डिवाइड होते हैं तो एल्वियोलर डक्ट्स बनते हैं, एंड देन एल्वियोलाई बनते हैं। ठीक है, ये था इंसानों में रेस्पिरेटरी सिस्टम। पौधों में जो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें क्या था कि पौधों में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता जो कि रेस्पिरेशन के लिए मौजूद हो, बल्कि पौधों के जो अपने पार्ट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं, रूट्स होते हैं, वो अपने तौर पर रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तब आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुतल्लिक क्या डिजीज़ होती हैं, वो बीमारियां जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्सों को मुतासिर करती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। उनमें सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस के बाद सेकंड है एम्फीसीमा, उसके बाद है निमोनिया, निमोनिया के बाद एस्थमा, एंड देन लंग कैंसर। अब ये सारे डिजीज़ जो हैं ये हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ क्यों होती हैं? इसकी कोई वजह भी तो होगी ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ की जो मेन वजह होती है वो हमारे यहाँ मौजूद पोल्यूटेंट्स होते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उनकी वजूहत क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारे घरों के करीब फैक्ट्री एरियाज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, तो उनका स्मोक वो रिलीज़ करते हैं। उस स्मोक के अंदर ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन के जरिए अगर हमारे बॉडी में जाते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अब ये डिजीज़ सिर्फ यही नहीं है कि सिटी एरियाज़ में होती हैं, अगर आप विलेजेस में भी जाएं तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा पोल्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि विलेजेस में फैक्ट्रीज तो नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद उनकी एयर में पोल्यूशन मौजूद होती है। ठीक है, इन पोल्यूटेंट्स में बहुत से केमिकल शामिल हैं जो कि इंडस्ट्री एरिया से रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसके सिगरेट के धुएँ के अंदर जो केमिकल मौजूद होते हैं जिसमें कार्सिनोजेन केमिकल्स होते हैं वो भी इसकी वजह बन सकते हैं। अब इन बीमारियों के बारे में हम डिटेल से देखते हैं कि इन बीमारियों की डेफिनेशंस क्या हैं, इन डिजीज़ के कॉजेज़ क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या होती हैं और इनके ट्रीटमेंट जो हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डिज़ीज़ है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है इसके नाम से ही जाहिर है कि इस डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है, इसमें ब्रोंकाई की या फिर ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन होती है। इसकी डेफिनेशन देखें, ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। आपको पता है ब्रोंकाई कब बनते हैं? जब हमारा ट्रेकिया जो है वो डिवाइड होता है तो वो डिवाइड होकर ब्रोंकाई बनाता है, और जब ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं तो वो ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। तो ब्रोंकाइटिस में बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर ब्रोंकाई की या फिर ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि उनकी स्वेलिंग हो जाती है। इट रिजल्ट्स इन द एक्सेसिव सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्यूब्स होती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की नालियाँ होती हैं, उनके अंदर म्यूकस जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स। इसकी वजह से जो ट्यूब्स की दीवारें होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, वो सूज जाती हैं, एंड वायरिंग ऑफ द ट्यूब्स, और जो नालियाँ होती हैं वो तंग हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपके पास डायग्राम मौजूद हैं, इसमें दोनों लंग्स दिखाए गए हैं, एक राइट है और एक लेफ़्ट है।
राइट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेफ्ट के अंदर देखें, इसके अंदर आपको ये जो है ट्रेकिया है, ट्रेकिया जब डिवाइड हो रहा है तो ये ब्रोंकाई बना रहा है। एक ब्रोंकाई जो है वो राइट लंग में जा रही है और दूसरी जो है वो लेफ्ट में जा रही है। ये ब्रोंकाई जो है आगे जब मज़ीद डिवाइड होगा तो देखिए इसकी ये ब्रोंक्यूल्स बन रही हैं। ब्रोंक्यूल्स मज़ीद डिवाइड होकर एल्वियोलर डक्ट्स और एल्विलाई बना रही हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा पार्ट्स ब्रोंकाई का दिखा है। ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो सर्कल है, ये ब्रोंकाई का छोटा सा पार्ट है। इसकी आपको डाइसेक्शन करके यहाँ पे दिखाई गई है। ये नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है, ठीक है। जो हेल्दी ह्यूमन है, हेल्दी पर्सन है जिसको ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ नहीं है, ये उसकी ब्रोंकाई है। जबकि नीचे वाली जो है वो उसकी है जिसको ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ है। अब ऊपर वाली वॉल देखें, इसका सरफेस एरिया बिल्कुल ठीक है, इसकी ओपनिंग जो है वो नॉर्मल है। जबकि नीचे वाले की ओपनिंग देखें तो इसकी ओपनिंग बहुत कम है। इसका सरफेस एरिया एयर पैसेजवे के लिए कम हो चुके हैं। क्यों कम हुआ है? क्योंकि इसके अंदर म्यूकस की फॉर्मेशन ज़्यादा हो चुकी है और म्यूकस की फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से इसकी वॉल्स जो है ये स्वेलो हो चुकी हैं और स्वेलिंग की वजह से इनकी वॉल्स जो हैं वो नैरो हो चुकी हैं, यानी कि तंग हो चुकी हैं। तो इसका एयर पैसेजवे हमारे पास ज़्यादा है जबकि नीचे वाले का एयर पैसेजवे कम है। तो जब इस एयर पैसेजवे का इतना सा एरिया होगा, इसके अंदर से रेस्पिरेशन होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सांस लेने में तंगी महसूस होगी। देन स्टूडेंट्स हमारे पास है ब्रोंकाइटिस के कॉजेज़ के, ब्रोंकाइटिस की वजूहात क्या हो सकती हैं। इसकी अगर वजूहात में देखा जाए बाय वायरसेस कि ब्रोंकाइटिस जो है ये किसी भी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। या फिर थर्ड इसकी रीज़न है एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, कि ऐसे केमिकल्स जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके इरिटेशन का बायस बनते हैं, वो केमिकल्स भी अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे तो ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये केमिकल इरिटेंट्स कौन से होते हैं? ब्रैकेट में लिखा है टोबैको स्मोक, यानी कि वो जो तंबाकू के धुएं में मौजूद होते हैं, जो सिगरेट के धुएं में मौजूद होते हैं, ये तो उन लोगों के लिए जो स्मोकिंग करते हैं। लेकिन वो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते लेकिन फिर भी स्टिल उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ होती हैं, उनकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो होते हैं, जब उनके अंदर से स्मोक रिलीज़ होती है फैक्ट्री से, तो उस फैक्ट्री की जो स्मोक होती है उसके अंदर डिफरेंट केमिकल मौजूद होते हैं, तो वो केमिकल जो हैं वो भी ब्रोंकाइटिस की वजह बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है सिम्टम्स कि ब्रोंकाइटिस की इलामात क्या होती है। अगर किसी इंसान को ब्रोंकाइटिस है तो इसके अंदर क्या क्या इलामात आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है माइल्ड विजिंग। माइल्ड विजिंग इसका मतलब क्या है? माइल्ड विजिंग का मतलब होता है हल्की सी खड़खड़ाहट महसूस होना, यानी कि जब इंसान जिसको ब्रोंकाइटिस है जब वो बोलते हैं, ये सांस लेते हैं तो उसके अंदर सीटी की आवाज़ पैदा होती है। देन सेकंड है इसके अंदर कफ, यानी कि खांसी आना। थर्ड है इसके अंदर फीवर, बुखार होना। फोर्थ है इसके अंदर चिल, सर्दी लगना। एंड फिफ्थ है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में तंगी महसूस होना। अब ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस लेने में तंगी महसूस होना आप देखेंगे कि ये 5 डिजीज़ जो आप आज पढ़ेंगे उन सब में कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि ये सारी डिजीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम की हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर डिजीज़ हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेंगी, इसको सारे के सारे को ये इफ़ेक्ट करेंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तंगी महसूस होगी। टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस हैं कि ब्रोंकाइटिस की इकसाम कौन कौन सी हैं। ब्रोंकाइटिस की देखी जाए तो 2 इकसाम होती है, एक होती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरी होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक्यूट का मतलब होता है कम होना और क्रोनिक का मतलब होता है ज़्यादा होना। तो एक्यूट जो है इसकी डेफिनेशन देखें, यूजली लास्ट अबाउट 2 months, कि ये सिर्फ 2 माह तक रहती है। एंड पेशेंट्स रिकवर्ड विद नो परमानेंट डैमेज, और जब मरीज़ होता है वो बगैर किसी मुस्तकिल नुकसान के क्या होता है, वो खुद ब खुद रिकवर कर जाता है। क्यों रिकवर कर जाता है? क्योंकि ये 2 महीने तक रहती है तो ये ज़्यादा डैमेज नहीं करती ब्रोंकाई को या फिर ब्रोंक्यूल्स को, और विदाउट डैमेज ये खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है। जबकि दूसरी यहाँ पे देखी जाए तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है। क्रॉनिक का मतलब होता है कोई कंडीशन जो कि शदीद होती है, ठीक है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कि इसके अंदर जो ब्रोंकाई होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इट यूजली लास्ट 3 months to 2 years। तो ये कितनी देर तक रहती है? ये 3 महीनों से लेकर 2 साल तक रहती है।
2 साल तक जब ये रहेगी तो ये काफ़ी हद तक क्रॉनिक हो चुकी होगी, काफ़ी हद तक ये शदीद हो चुकी होती है और इससे रिकवर करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो किस तरह के लोगों में होती है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आमतौर पर देखा जाए ना तो वो लोग जो कि 45 से अबव होते हैं, जिनकी एज 45 से अबव होती है या 45 होती है, उनके अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनकी एज 45 से कम होती है उनके अंदर ज़्यादातर एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है और वो जल्दी बगैर किसी डैमेज के खुद ब खुद हेल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकेंड डिजीज़ है जो कि है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा की डेफिनेशन क्या है? एम्फीसीमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेलाई। के इसमें क्या होता है, एल्वेलाई की दीवारें जो हैं वो टूट जाती हैं। इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो सैक्स होती हैं एल्वेलाई की वो बड़ी हो जाती हैं बट विद लेस सरफेस एरिया, लेकिन उनका जो सतही रकबा होता है वो कम हो जाता है फॉर द गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के लिए। तो इसमें क्या होता है कि एम्फीसीमा में एल्वेलाई की वॉल्स होती हैं वो टूट जाती हैं और इनके टूटने की वजह से उसकी सैक्स लार्जर हो जाती हैं, उनका साइज़ तो इंक्रीज़ हो जाता है लेकिन उनका जो गैस के एक्सचेंज के लिए, गैसों के तबादले के लिए सरफेस एरिया सतही रकबा होता है वो कम हो जाता है। आपके पास यहाँ पे डायग्राम मौजूद है, ये है नॉर्मल एल्वेलाई और सेकेंड है एल्वेलाई विद एम्फीसीमा, यानी कि उस पेशेंट्स की एल्वेलाई जिसको कि एम्फीसीमा की डिजीज़ है। अब इसमें देखें, ये एल्वेलाई जो है ये नॉर्मल है, ठीक है, इसका साइज़ भी नॉर्मल है, इसकी सैक्स की जो सैक्स का साइज़ है वो भी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये डैमेज एल्वेलाई है। इसकी सैक्स देखें, इसका सैक्स जो है वो लार्ज हो चुकी है इसकी निस्बत। ऐसे ही है ना, ये सर्कल में है लेकिन इसकी शेप जो है वो लेंथ वाइज हो चुकी है, यानी कि सैक्स इसकी लार्ज हो चुकी है लेकिन इसका जो अंदर सरफेस एरिया है गैसियस एक्सचेंज के लिए वो क्या है, कम हो चुका है। इसके आप जो दोनों डायग्राम्स हैं इनमें आप डिफरेंस कर सकते हैं कि दोनों की शेप जो है वो किस हद तक चेंज हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास एम्फीसीमा के इफ़ेक्ट्स हैं कि अगर किसी इंसान को एम्फीसीमा की डिजीज़ हो जाती है तो उस इंसान में क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे, एम्फीसीमा जो है वो किस हद तक उस पर इफ़ेक्ट करेगा, उस पर असरअंदाज होगा। एज लंग टिश्यू ब्रेक डाउन, जैसा कि इसमें क्या होता है, फेफड़ों के टिश्यू जो होते हैं वो टूट जाते हैं। द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, तो जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो अपनी असल हालत में वापस नहीं आते आफ्टर इनहेलेशन, यानी कि सांस अंदर ले जाने के बाद। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट, हवा जो होती है वो बाहर नहीं निकलती। एंड इज ट्रैप्ड ऑन द लंग्स, और वो क्या आती है, उसके लंग्स के अंदर ही रहती है। अब यहाँ पे देखें इसका मतलब क्या है। आपने इनहेलेशन और एक्सपीरेशन जो है ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, रिब्स के मसल एलिवेट हो जाते हैं, ऊपर की जानिब जाते हैं और डायफ्राम के मसल होते हैं वो डाउनवर्ड मूव करते हैं। इस तरह के मूवमेंट से जो दरमियान में सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और लंग्स के ऊपर प्रेशर कम होने की वजह से बाहर से हवा जो होती है वो अंदर की जानिब मूव करती है। लेकिन इनहेलेशन के बाद जब एक्सपीरेशन आती है या एक्सहेलेशन आती है तो उसमें क्या होता है कि रिब्स जो होती हैं वापस अपनी जगह पे आती हैं, डाउनवर्ड मूव करती हैं, डायफ्राम के मसल जो होते हैं वो अपवर्ड वापस अपनी जगह पे जाते हैं, डोम शेप में जाते हैं और उसकी वजह से लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ होता है और प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से फिर वो हवा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सहेलेशन से हमारी बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाती है। तो इस डिज़ीज़ में एम्फीसीमा की कंडीशन में क्या होता है कि एक्सहेलेशन के दौरान जो हमारे लंग्स होते हैं वो वापस अपने नॉर्मल शेप में नहीं आते, ओरिजिनल शेप में नहीं आते, जिसकी वजह से हवा जो है वो एक्सहेलेशन के दौरान फेफड़ों से बाहर नहीं निकलती। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? फर्स्ट इसकी है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में तंगी महसूस होना। आपने जो पहले पढ़ी थी ब्रोंकाइटिस उसके अंदर भी ये था और एम्फीसीमा में मौजूद है। देन सेकंड है फटीग, फटीग का मतलब होता है थकावट महसूस होना। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, अब रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का मतलब क्या है कि ये बार बार होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं। ये नहीं कि एम्फीसीमा एक मरतबा हो चुकी है तो सिर्फ वही रहेगी, बल्कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो और भी बाकी इन्फेक्शंस हैं वो भी होने के चांसेस हो सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है वेट लॉस, यानी कि वज़न में कमी महसूस होना या वज़न में कमी आ जाना, ये इसके सिम्टम्स हैं। बाय द टाइम ऑफ सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा अपेयर्स, कि जब एम्फीसीमा की इलामात ज़ाहिर होती हैं, द पेशेंट हैज़ यूजली लॉस्ट 50% to 70% ऑफ हिज और हर लंग्स,
कि जब इसकी सिम्टम्स अभी अपेयर होती हैं तो पेशेंट जो है उसके लंग्स के टिश्यू 50 to 70% डैमेज हो चुके होते हैं, यानी कि एम्फीसीमा जो है वो इतने क्रॉनिक होती है या इतने शदीद, इतने ख़तरनाक होती है कि जैसे ही हमें सिर्फ इसका पता चलता है, इसकी इलामात ज़ाहिर होने लगती हैं, उस वक्त तक जब पेशेंट है उसके बॉडी के टिश्यूज़ 50 to 70% ऑलरेडी डैमेज हो चुके होते हैं। और इस डैमेजिंग के बाद हमें पता चलता है कि उस मरीज़ की डायग्नोसिस होती है कि इसके अंदर एम्फीसीमा की डिजीज़ है। तो एम्फीसीमा जो है वो काफ़ी हद तक क्रॉनिक होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास निमोनिया है। निमोनिया जो है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, यानी कि ये फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन है। इफ़ दिस इफेक्ट्स बोथ लंग्स, अगर ये दोनों फेफड़ों में होगा देन इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया, तो इसको हम डबल निमोनिया कहेंगे। अगर सिर्फ एक लंग को इफेक्ट करेगा तो जस्ट इसको निमोनिया कहते हैं, लेकिन अगर ये दोनों लंग्स को इफेक्ट करेगा तो इसको हम डबल निमोनिया कहते हैं। अब निमोनिया के दौरान क्या कंडीशन होती है, आपके पास डायग्राम मौजूद है। एक पर्सन के आपको दिखाए गए हैं लंग्स। इस लंग्स के अंदर दो डायग्राम है। ऊपर वाले वो है जिनमें एल्वेलाई बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि नीचे वाले वो है जो उस पेशेंट की एल्वेलाई है जिसको कि निमोनिया हो चुका है। ऊपर वाले में देखें एयर सैक्स जो है इसके बिल्कुल नॉर्मल है, उनका सरफेस एरिया भी नॉर्मल है, इसमें म्यूकस की मिकदार जो है वो भी नॉर्मल है। लेकिन नीचे वाली डायग्राम में देखें कि ये क्योंकि पेशेंट्स के आपको दिखाए गए हैं, तो पेशेंट की जो एयर सैक्स हैं उनके अंदर म्यूकस की मिकदार जो ब्राउन कलर के दिखाएगी, ये सारा इसके अंदर पस है और फ्लूइड मौजूद है, ठीक है, जो कि म्यूकस की फॉर्म में है। तो इसके अंदर यानी कि पस और फ्लूइड जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका है। जब इसके अंदर पस या फ्लूइड जो है इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी वजह से सांस लेने में तंगी महसूस होती है। अब ये म्यूकस और पस जो है इसके अंदर कैसे बनता है, पस या फ्लूइड इसके अंदर कैसे बनता है, ये उस कंडीशन में बनता है जब इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है, जो इसकी वजह बनता है निमोनिया की, जब वो हमारी बॉडी में जाता है वहाँ पे जाके वो खुद को पहले स्टेबल करता है। स्टेबल करने के बाद वो अपने रिप्रोडक्शन करता है, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज़म बढ़ाता है। नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज़म बढ़ाने के बाद वो क्या करता है, वहाँ पे फेफड़ों के टिश्यूज़ को तोड़ना शुरू कर देता है। जब फेफड़ों के टिश्यूज़ टूटना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद इसके अंदर एल्वेलाई के अंदर पस और फ्लूइड की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। निमोनिया के कॉजेज़ या इसके कॉजेटिव एजेंट, वो ऑर्गेनिज्म जो कि इसकी वजह बनते हैं निमोनिया की, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है बैक्टीरियम नेम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो है ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि निमोनिया का कॉज बनता है, निमोनिया की वजह बनता है। जो पहले अभी आपको मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि वो हमारी बॉडी में जाता है, खुद को वहाँ पे स्टेबल करता है, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक फिर अपनी वो रिप्रोडक्शन करता है, तो वह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही है जो अपने हमारी बॉडी में जाता है, खुद को स्टेबल करता है। स्टेबल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे आपको पता है कंडीशंस चेंज होती हैं, उनका लिविंग स्टाइल चेंज होता है, वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ के क्लाइमेट, टेम्परेचर जो है वो सब कुछ चेंज होता है, तो हमें पहले वहाँ पे जाके एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल इस तरह ही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या कोई भी कॉजेटिव एजेंट है निमोनिया का, वो पहले जाके खुद को इस माहौल के मुताबिक सेट करता है, देन वो रिप्रोडक्शन अपनी करता है। कोई भी बैक्टीरिया या वायरस उस वक्त तक डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी की बॉडी में जाके अपने नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ नहीं करता। तो ये था फर्स्ट कॉजेटिव एजेंट। सेकंड है हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस। कि इन्फ्लुएंजा वायरस का जो वायरस है ये भी हमारी बॉडी में जाके निमोनिया का बायस बन सकता है। थर्ड है फंगल इन्फेक्शन। फंजाई की वजह से अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, फॉर एग्जांपल फंजाई जो है वो किसी भी चीज़ पे लगी हुई थी, ब्रेड पे लगी हुई थी, ऑरेंजेस पे लगती है, कि अगर उन पे लगी होगी, उनके करीब जाके हम उनको स्मेल करेंगे तो स्मेल के ज़रिए भी, हवा के ज़रिए उसके जो पोर्स होते हैं हमारी बॉडी में जाएंगे, फंजाई जो है हमारी बॉडी में जाएगी और बॉडी में जाने के बाद वहाँ पे वो इन्फेक्शन का बायस बन सकती है और निमोनिया जो है इससे हो सकता है। देन हमारे पास है इसके सिम्टम्स। कि अगर किसी को निमोनिया है तो उसके सिम्टम्स, उसकी इलामात क्या होती हैं। सबसे पहले है कोल्ड दैट इज़ फॉलोड बाय हाई फीवर। क्या उस शख्स को सर्दी लगना शुरू होगी और इसके बाद उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो जाएगा, तेज़ बुखार हो जाएगा। सेकंड हमारे पास है शिवरिंग, यानी कि कपकपाहट महसूस होना, ज़्यादा ठंड लगना, कपकपी आना। उसके बाद है कफ बेस स्प्यूटम प्रोडक्शन, कि उस इंसान को खांसी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसकी खांसी के साथ साथ उसकी खांसी के अंदर बलगम भी आना शुरू हो जाएगी, रेशा टाइप जो होती है। फोर्थ हमारे पास है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, कि सांस लेने में तंगी महसूस होगी। जाहिर है
जब एल्विलाई के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन या फ्लूइड और पस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो उसका सरफेस एरिया जो एयर पैसेज वे है, हवा के गुजरने के लिए रास्ता कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से सांस लेने में तंगी महसूस होगी। देन हमारे पास है पेशेंट्स कलर चेंज टू डस्की और पर्पलिश। डस्की का मतलब होता है डार्क हो जाना, गहरा हो जाना, स्याही माहिल, और पर्पलिश का मतलब होता है अड़गवाने माइल यानी कि पर्पल कलर का हो जाना। तो पेशेंट का कलर जो है वो गहरा होना शुरू हो जाता है या पर्पल होना शुरू होता है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह क्या होती है कि जब हमारी बॉडी से एक्सहेलेशन सही तरह से नहीं होती, सांस जो है वो सही तरह से खारिज नहीं होता, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। जब तक सांस बाहर सही तरह खारिज नहीं होगा तो उसी तरह बाहर से इन्हेलेशन जो है वो भी सही तरीके से नहीं होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से और ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से कलर जो है वो पर्पलिश या फिर डस्की होना शुरू हो जाता है और खून के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। देन हमारे पास इसके ट्रीटमेंट है कि कौन से इलाज यूज़ किए जाते हैं नमूनिया के लिए। वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट नमूनिया कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या एस निमोनियाई, ऐसे यहाँ पे एब्रीवेशन के तौर पर यूज़ किया गया है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं? वैक्सीन यूज़ करते हैं। वैक्सीन आपको पता है क्या होती हैं? वैक्सीन के अंदर हम जो बेसिक पॉजिटिव एजेंट होता है डिजीज़ का, उसी को वीक फॉर्म में लेते हैं और वीक फॉर्म में किसी पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उसको, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे और एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इसको किल कर देती हैं। और फिर नेक्स्ट कभी भी अगर हमारी बॉडी में वही एजेंट दोबारा जाता है तो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं और वो उनको किल कर देती हैं। तो इसके लिए वैक्सीन यूज़ की जाती हैं एंड एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ के खिलाफ होती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन यूज़ की जाती हैं जिसकी वजह से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन्फेक्शन जो है इसको कम किया जा सकता है या फिर इससे बचा जा सकता है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट डिजीज़ है एस्थमा। एस्थमा को उर्दू में हम दमा भी कहते हैं। एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, ये एक किस्म की एलर्जी है इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, जिसमें क्या होता है ब्रोंकाई में सोजिश होना शुरू हो जाती है। मोर म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है एंड नॉइडिंग ऑफ द एयरवेज, और सांस लेने का जो रास्ता होता है वो तंग हो जाता है। एस्थमा जो होती है बेसिकली एक एलर्जी होती है जिसमें ब्रोंकाई के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग होने की वजह से म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, एक तरफ नॉर्मल लंग है उसकी आपको ब्रोंकाई दिखाई जा रही है और दूसरी तरफ हमारे पास एस्थमेटिक पेशेंट का लंग है उसकी आपको ब्रोंकाई दिखाई जा रही है। अब ये जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है इसकी लाइनिंग, इसके अंदर म्यूकस की अमाउंट जो है वो भी नॉर्मल है। म्यूकस की अमाउंट नॉर्मल होने की वजह से इसका सरफेस एरिया या एयर पैसेज वे देखें इसका काफ़ी ज़्यादा है, जबकि दूसरी तरफ एस्थमेटिक पेशेंट का देखें तो क्योंकि इसके अंदर म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से इसके पीछे जो मसल है वो भी टाइटन हो चुकी हैं, उनमें टाइटनेस आ चुकी है। मसल में टाइटनेस की वजह से और म्यूकस प्रोडक्शन के ज़्यादा होने की वजह से क्या है इसकी जो लाइनिंग है उसमें स्वेलिंग हो चुकी है, देखें वो सूज चुकी हैं, इन्फ्लेमेशन हो चुकी हैं और इन्फ्लेमेशन की वजह से इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। इसमें देखिए सरफेस एरिया सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है जबकि इसका सरफेस एरिया नॉर्मल है। अब एक वो जगह जहाँ से इतनी ज़्यादा जगह से हवा गुजरनी है या हमारी हवा वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जा रही है, ऑक्सीजन को लेके आ रही है, और दूसरी तरफ इसका सरफेस एरिया बिल्कुल इतना है, तो आपको खुद भी नज़र आ रहा होगा कि इसका पैसेज वे क्योंकि कम है तो ऑटोमेटिकली जो मरीज़ है उसको सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एस्थमा के कॉजेज़ के, इसकी वजूहात क्या क्या होती हैं, किस वजह से एस्थमा जो है वो होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले है डस्ट यानी कि गर्द जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं। सेकंड हमारे पास है स्मोक, धुआं। ये धुआं जो होता है वो भी हो सकता है जो कि फैक्ट्री से आ रहा है, किसी चीज़ को बर्न करने से आता है, या फिर वो धुआं जो कि हमारी सिगरेट के अंदर मौजूद होता है। थर्ड हमारे पास है परफ्यूम्स यानी कि खुशबू जो हम यूज़ करते हैं, और फोर्थ हमारे पास है पोलन। पोलन जो होते हैं ये पौधों से आते हैं। डस्ट आपको पता है मट्टी जो होती है हमारे इर्द गिर्द किसी भी चीज़ के इधर से उधर मूव करने से भी मट्टी उड़ती है, हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, तो जिनको डस्ट एलर्जी है उनको अगर डस्ट वाले इलाके में ले जाया जाए तो उनको एस्थमा के होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा स्मोक है, जो इंडस्ट्री एरिया में काम करते हैं उनके अंदर इसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर
वो लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट के अंदर जो मौजूद केमिकल्स होते हैं अगर वो भी उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे तो वो भी इसका बायस बन सकते हैं। और सिगरेट के अंदर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो होते हैं वो कार्सिनोजिन कंपाउंड्स होते हैं। थर्ड हमारे पास परफ्यूम्स हैं। आपने अक्सर सुना होगा या देखा होगा कि अगर लोग किसी के इर्द गिर्द परफ्यूम को स्प्रे किया जाए तो उसकी खुशबू की वजह से उनके सर में पेन होना शुरू हो जाती है। वो पेन क्यों होती है? क्योंकि उन लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, वो एलर्जिक होते हैं, इसीलिए अगर परफ्यूम की खुशबू उन तक जाए तो उनके सर में पेन होना शुरू हो जाती है। फोर्थ पॉलन्स हैं। पॉलन्स जो होते हैं वो प्लांट्स के होते हैं और प्लांट्स जो हैं इनका एक सीज़न होता है, जब इनके रिप्रोडक्शन का सीज़न आता है तो इनके जो पोलन्स होते हैं वो हवा में इर्द गिर्द हमारे मौजूद होते हैं। अगर उनको भी सांस के जरिए, रेस्पिरेशन के जरिए बॉडी में ले जाया जाए तो वो भी अस्थमा की वजह बन सकते हैं। देन हमारे पास इसके सिम्टम्स हैं कि अस्थमा की इलामात क्या होती हैं। सबसे पहले इसमें है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तंगी महसूस होना, ठीक है। उसके बाद व्हीजिंग है, यानी कि सांस लेने में सीटी की आवाज़ आना या सांस बाहर खारिज करते वक्त सीटी की आवाज़ आना। थर्ड हमारे पास है कफ, खांसी आना। फोर्थ हमारे पास है चेस्ट टाइटनेस, सीने में तंगी महसूस होना। जब सांस नहीं सही तरह से खारिज होगी तो ऑटोमेटिकली सीने में तंगी महसूस होती है। देन इसका है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या किया जाता है इसका इलाज क्या किया जाता है? केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में स्वेलिंग की वजह से होता है अस्थमा, तो इसके अंदर ऐसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं जो कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देते हैं, उनको फैल देते हैं। आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, इनको एस्थमा में यूज़ किया जाता है ताकि उनकी जब स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी तो उसके एयर पैसेजवे जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है और सांस लेने में तंगी महसूस नहीं होती। सच मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, की मेडिसिन होती हैं इनको इनहेलर्स की फॉर्म में लिया जाता है कि इनको नाक के पास ले जा के स्प्रे की फॉर्म में होती है। जब नाक के पास ले जाया जाता है तो सांस अंदर खींचा जाता है और वो स्प्रे की फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती हैं। वहाँ पे जाके वो क्या करती हैं, वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की स्वेलिंग को कम कर देती हैं ताकि एयर पैसेजवे जो है वो आसान हो सके। तो एस्थमा के पॉजिटिव एजेंट क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि ये जस्ट एक एलर्जी है, ये एक कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ नहीं है। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, बाकी बीमारियों की एक ख़ास वजह होती है, लेकिन इसमें अगर किसी इंसान को किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो उसकी वजह से उसको एस्थमा हो सकता है। अब इंसान जो है जिस चीज़ के लिए उसको एलर्जी होती है वो उस चीज़ के लिए सेंसिटिव हो चुका होता है और किसी भी इन्वायरमेंट में जाके अगर वो चीज़ उसके सामने आएगी तो उसको खुद ब खुद एस्थमेटिक जो अटैक है वो होना शुरू हो जाएंगे और उनके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। हमारे पास जो है यहाँ पे है लंग कैंसर, यानी कि फेफड़ों का कैंसर। लंग कैंसर की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज ऑफ लंग, कि जो फेफड़ों के टिश्यूज़ होते हैं उनकी डिवीजन, उनके अंदर जो सेल डिवीजन होती है, सेल की तकसीम होती है, वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, मतलब वो बेकाबू तकसीम हो जाती है। द सेल्स कॉन्टिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूबर्स, कि सेल क्या करते हैं, वो बगैर किसी कंट्रोल के वो खुद ब खुद डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और वो ट्यूमर्स की यानी कि रिसोलियों की वजह बनती है। ट्यूमर्स का दूसरा नाम रिसोलिया भी है। अब ये जो है इसके अंदर क्या होता है, ट्यूमर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेनाइन ट्यूमर्स और एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स वो होते हैं जो जिस जगह पे बनते हैं वहीं पे रहते हैं, वो साथ वाले टिश्यूज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स होते हैं जो कि एक जगह पे बने हैं तो वो साथ वाले टिश्यूज़ को भी इन्वेड करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आपको लंग कैंसर दिखाया गया, एक लंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है और दूसरा वो है जिसके अंदर कैंसर के सेल्स बन चुके हैं। ये कैंसर के सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, अगर एक सेल चाहिए तो उसकी जगह बहुत ज़्यादा सेल बनना शुरू होती है, यानी कि सेल की डिवीजन जो होती है वो अनकंट्रोल्ड हो चुकी होती है और ये खुद ब खुद बनते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लंग कैंसर के सिम्टम्स, यानी कि इसके अलामात क्या होती हैं। फर्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तंगी महसूस होना। दूसरा है कफिंग, खांसी आना, कफिंग ऑफ ब्लड, कि ऐसी खांसी जिसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, खून जो है वो भी खांसी में आना शुरू हो जाता है। थर्ड हमारे पास है वेट लॉस, यानी कि वज़न में कमी आना। उसके बाद इसके कॉजेज़ हैं हमारे पास, इसकी वजूहात में सबसे पहले है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं,
कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिगरेट के धुएं के अंदर मौजूद होते हैं। सिगरेट जो लोग पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उस सिगरेट के अंदर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। सिगरेट के धुएं में अगर देखा जाए तो अब तक जो डिस्कवर्ड कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी तादाद अबव 50 है, यानी कि 50 से ज़्यादा कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिगरेट के धुएं में अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। सेकेंड हमारे पास है आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो होती हैं ये रेडिएशंस हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे हवा में इर्द गिर्द हमारे बहुत ज़्यादा रेडिएशंस मौजूद होती हैं। अगर ये रेडिएशंस जो हैं इन हमारी बॉडी का एक्सपोजर इन रेडिएशन से हो जाए तो वो क्या करती हैं, वो लंग कैंसर का बायस बनती हैं और डायरेक्टली हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको नुकसान पहुँचाती हैं। थर्ड हमारे पास है वायरल इन्फेक्शन, यानी कि वायरस की वजह से अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो भी लंग कैंसर का बायस बन सकता है। अब लंग कैंसर जो है या फेफड़ों का कैंसर, इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, बस लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो स्मोकिंग करना छोड़ दें। अगर वो स्मोकिंग करना छोड़ देंगे तो वो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि वो रिकवर हो सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डैमेज होगा तो उनकी रिकवरी जो है वो पॉसिबल नहीं होती। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने हुकूमत को ये भी कहा है कि जो हम तंबाकू के हमने इर्द गिर्द इश्तिहार लगाते हैं उसको लगाना बंद किया जाए ताकि हमारे यहाँ जो यंग पर्सनस होते हैं वो स्मोकिंग को अवॉइड करें। स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे तो ही लंग कैंसर से महफूज रहा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है पैसिव स्मोकिंग की। पैसिव स्मोकिंग जो है इसका क्या मतलब है? The smoke from burning end of a cigarette is more dangerous than the smoke from the filter end। उन्होंने क्या है, वो हिस्सा स्मोक का धुएं का जो सिगरेट के बर्निंग एंड से निकलता है, उसके जलते हुए हिस्से से निकलता है, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है बजाय इसके कि जो इसके फिल्टर एंड से निकल रहा होता है। अब एक पर्सन यहाँ पे खुद स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, इसको तो ऑटोमेटिकली उसका नुकसान पहुँचेगा, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसको इफेक्ट होगा ही, लेकिन जो इसके इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लोग होते हैं जो डायरेक्टली खुद तो स्मोकिंग नहीं करते लेकिन उस जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे दूसरे लोग स्मोकिंग करते हैं, तो इनकी स्मोकिंग का जो सिगरेट का धुआं होगा वह सिगरेट का धुआं अगर दूसरे लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा तो उनको भी इफ़ेक्ट करेगा। तो सिगरेट ना सिर्फ उनके लिए नुकसानदेह होती है जो खुद स्मोकिंग करते हैं, बल्कि दूसरे लोग जो उस इन्वायरमेंट में सांस ले रहे होते हैं ये उनके लिए भी उतनी ही हद तक ख़तरनाक हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर।